श्री हुकुमदेव नारायण यादव। महोदय, मैं बिहार से माइक नदियों के जाल से घिरा हुआ क्षेत्र है, बाढ़ से हर साल परेशान होने वाला क्षेत्र है। वहां की भाषा हमारी मैथिली है। मैं श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी को आज इस सदन में खड़ा होकर के मिथिलांचल के करोड़ों लोगों के तरफ से हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मैथिली भाषा को अष्टम सूची में स्थान देकर के हमारा सम्मान किया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में मिथिलांचल में 4 लेन सड़कें बनी थी, जो द्वारिका से लेके और कोहिमा तक एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण किया था। कोसी में पुल बना था। सभी छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में उन्होंने कन्वर्ट किया था, और जिसके कारण मिथिलांचल में जो 1100 किलोमीटर सड़कें एनएच की स्वीकृत हुई थी, उसमें से 700 किलोमीटर केवल मिथिलांचल के लिए उन्होंने दिया था। इसके लिए भी मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं, हृदय से अभिनंदन करता हूं। आजादी के इतने दिनों के बाद भी मिथिलांचल पिछड़ा रहा, और मैं उस समय संघ का स्वयंसेवक होने के साथ साथ भी समाजवादी आंदोलन में डॉक्टर लोहिया और कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में कांग्रेस के खिलाफ संघर्ष करते रहा। 1960 में ग्राम पंचायत का प्रधान बना, 1967 में जब विधायक बना तब तक, 1977 में लोकसभा के आने तक 17 वर्षों में से 5 वर्ष कांग्रेस राज के जेल में मुझे सराया गया। वह दिन भी याद है जब 7 फीट चौड़ा और 11 फुट लंबे कोठरी में हम लोगों को बंद करके खतरनाक बंदी की हैसियत से रखा जाता था। एक घड़ा पानी और एक गमला दिया जाता था। क्या अपराध था? यही न कि हम गांव की बात करते थे, किसान की बात करते थे, गरीब की बात करते थे, पिछड़ों की बात करते थे, निर्धन, निर्मल, उपेक्षित, उपासित, पीड़ित, प्रताड़ित, वंचित लोगों के अधिकार दिलाने की बात करते थे, जिसके कारण कांग्रेस के राज में हम लोगों को जेल में बंद किया जाता था। रोम रोम से आज भी वह ज्वाला भड़कती है। अभी कुछ नहीं हुआ है। हमारे गुरु डॉक्टर लोहिया ने 1967 में नारा दिया था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के साथ मिलकर के एक योजना बनी थी गैर कांग्रेसवाद का। तब से नारा दिया था, कांग्रेस हटाओ, देश बचाओ। वह सपना अधूरा था। पर नरेंद्र मोदी जी जब बोल रहे थे, उन्होंने गांधी, लोहिया, दीनदयाल का नाम लिया था। मैं उनका अभिनंदन करता हूं लोहियावादियों के तरफ से, उन देश के गरीबों, किसानों, मजदूरों, पीड़ितों के तरफ से, कि उन्होंने गांधी, लोहिया, दीनदयाल 3 महान राजनीतिक गुरु का नाम लिया था। उनके आदर्शों पर भारत के निर्माण का संकल्प लिया है। मैं फिर आपसे निवेदन करना चाहूंगा सभापति महोदय, आज विदेश में हैं प्रधानमंत्री जी, ब्रिक्स में गए हैं। उन्होंने नए भारत का जो सपना देखा था, मैं इस संसद से खड़ा होकर के विदेश में उस प्रधानमंत्री का अभिनंदन करता हूं, हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने ब्रिक्स के सम्मेलन में भारत के यश का विजय पताका दुनिया में फहराने का काम किया है। इससे विश्वास होता है कि भारत नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व की एक महान शक्ति के रूप में भारत खड़ा होने वाला है। बैंक बनेगा संघाई में, लेकिन उसका प्रथम सीईओ बनेगा भारतीय। यह भी भारतीयों को सम्मान मिला है, और इस सम्मान के लिए हर भारतीय का छाती गर्व से फूल जाना चाहिए। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा, इन कांग्रेस वाले को सुनाना चाहूंगा। माननीय ज्योतिरादित्य जी कांग्रेस के नए उद्दीमान नेता हैं। उनके पिताजी भी मेरे साथ संसद में सदस्य थे, तब भी वो मेरी बात को सुनते थे। उस दिन कांग्रेस के तरफ से बहस का प्रारंभ करके आंकड़े दे रहे थे। सभापति जी, आंकड़े सुनते 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 तो मेरा 74 वर्ष गुजर गया। उसे निकला क्या देश को? 3 में 13 डालो, 13 में 15 डालो, 15 में 18 डालो, 18 से 27 निकालो, 27 में 22 डालो। ये हिसाब सुनते सुनते इस देश के पिछड़े, निर्धन, निर्बल, किसान, मजदूरों को मिला है क्या? क्या मिला? हम तो जब जवानी के दिन में जेल में बंद होकर के गाते थे, आज भी वही गीत हम भी गाते हैं, और आज भी खेत में किसान, मजदूर, पिछड़े, दलित काम करते हैं।
राष्ट्र के निर्माण के लिए काम करते हैं। तब भी हम कहते थे, धूप ताप में मेहनत करते, बच्चे तरफ तरफ कर मरते, फिर भी पेट नहीं है भरता, जीवन कटता रो रो कर, हम चलो बसाए नया नगर। हम तो नया नगर बनाने वाले गरीब निर्धन निर्बल हैं, जो नया हिंदुस्तान के बनाने का सपना देखा था, कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का सपना देखा था। मैं हिंदुस्तान के किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, निर्धन निर्बलों को, उपासित और उपेक्षित लोगों को हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने इस बार उस सपने को पूरा किया है और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का जो संकल्प लिया है, वो संकल्प आगे बढ़ेगा, पूरा होगा। हम भी 5 बरस उस तरफ बैठे थे, यहां बोल रहे हैं, इससे पहले 5 बरस वहीं बैठे थे, दूसरे बेंच पर 462 नंबर मेरा डिवीजन नंबर था। और उस समय हमारे दल के विरोध प्रतिपक्ष की नेता सुषमा स्वराज थी, उनके सफल नेतृत्व में हम विरोधी दल के आचरण का निर्वाह कर रहे थे और इस संसद में एक विरोधी दल के एक नए इतिहास का निर्माण किया था। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सत्ता पक्ष में है, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा। तब भी कांग्रेस वालों को सुनाया करता था, ये समाजवाद की बात करते हैं, ये समता की बात करेंगे, ये क्या क्या बात करेंगे, उह रही अंत न हो ही निभाहूं, काल नेमि जिमि रावण राहू। रावण भी तपस्वी बनकर सीता माता का हरण किया था, काल नेमि भी साधु बनकर हनुमान के मार्ग को रोकने गया था, लेकिन वो पकड़ में आ गया, उनके पर्दे उठ गए, आपके भी पर्दे उठ चुके हैं, अब थोड़ा बाकी है, जब वो पूरा उठेगा तो आप कहां रहोगे वो भगवान जाने, वो ईश्वर को पता होगा, मुझे तो पता नहीं। लेकिन मैं ये जानता हूं कि इतने दिनों तक मैं लड़ा हूं, जिसके लिए मैं उस दिन को देखना चाहता हूं कि सदन में कांग्रेस नाम का कोई चीज न रहे और कोई पार्टी न बैठे और उनके तरफ से कोई सदस्य न रहे। ऐसे भारत का हम सपना देखते हैं, उस संकल्प को हम पूरा करना चाहते हैं। अब आने वाला है, वो ये देश की जनता करेगी, नौजवान करेगी। जब आपके खिलाफ हम लड़ते थे तब उनका आह्वान करते थे, उन्होंने सुन लिया, तब हम आह्वान करते थे, आओ श्रमिक कृषक मजदूरों, इनकलाब का नारा दो, शिक्षक गुरदन बुद्धिजीवियों, अनुभव भरा सहारा दो। तब देखे कांग्रेसी सत्ता कितनी बर्बर और बोराई है, तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। हम तो उस जमाना को पार करके आए हैं। इसी सदन में डॉक्टर लोहिया ने लोकसभा 16 मार्च 1965 को कहा था, मैं वहां से भी सुनाया था, आप जिस समय सत्ता में थे उस समय डॉक्टर लोहिया ने आपको सुनाया था, लेकिन क्या आप उस बात को ध्यान दिए थे? हमारे बहुत साथी उठते हैं, समाजवाद की बात करते हैं, लोहिया की बात करते हैं, उनके गीत गाते हो, लेकिन उसके दर्शन को समझ पाए हो? इस सदन में उन्होंने कहा था कि भारत की दृष्टि क्या हो, दिशा क्या हो, संकल्प क्या हो, राह क्या हो, वो उन्होंने एक मार्गदर्शन का काम किया था, जिसको मैं आज अपने सदस्यों को पढ़ के थोड़ा सुना देना चाहता हूं, जो उनको समझ ले। समाजवाद हर किसी अन्य सिद्धांत की तरह एक होता है थोक, एक होता है फुटकर, एक होता है सगुण, एक होता है निर्गुण, एक होता है सिद्धांत, एक होता है कार्यक्रम। समाजवाद से कोई एक सीढ़ी नीचे उतरो, उस सीढ़ी का नाम है बराबरी। उस बराबरी से एक सीढ़ी और नीचे उतरो, आर्थिक बराबरी, सामाजिक बराबरी, राजकीय बराबरी, धार्मिक बराबरी, और उससे एक सीढ़ी नीचे उतरो, तब उसके बाद है आएगी समता, संपूर्ण समता, संभव समता। तब एक सीढ़ी नीचे उतरो, तब होगी अधिकतम और न्यूनतम की सीमा लगाओ। ये है भारत का दर्शन। अगर इसके आधार पर भारत का निर्माण हुआ होता तो आज भारत में गरीबी नहीं रहती, निर्धनता नहीं रहती, अशिक्षा नहीं रहती, गांव नरक नहीं रहता। हरियाणा, पंजाब जैसे आसपास के कुछ राज्य हैं, वहां के गांवों से हमारे गांव की तुलना मत करो। अध्यक्ष सभापति महोदय, किसी बार अगर किसी को मेरे गांव में रहना पड़ा होगा तो उस दर्द को जानता होगा। जब 3 महीने पानी में खड़ा रहते हैं, हमारे घर के मर्द क्या, औरतें भी घुटने भर पानी में सोच को जाती है। उस हिंदुस्तान को हमने देखा है, उस नरक की जिंदगी को हमने जिया है। वो नरक की जिंदगी जिलाने वाले कौन है? आप हैं।
आपने भारत के गांव के किसान को, मजदूर को नरक की जिंदगी में बंद रखा, कीड़े मकोड़े के जैसे रखा, आपने जानवर से भी बदतर बना के रखा। आज उसके जीवन में एक नए संकल्प, एक नए दिन की संभावना है, एक आशा जगी है। नरेंद्र मोदी ने उनको एक संभावना दिखाई। आओ मेरे साथ, तुम्हें एक नया देश बनाने का देंगे, एक नया संकल्प बनाएंगे, एक नए देश में तुम्हें खुशहाली देंगे, रोटी कपड़ा और मकान देंगे, इज्जत देंगे। वो सब इस योजना में तो है, बजट में। क्या नहीं है उस बजट में? मैं हिंदुस्तान के गरीब किसान के नाते अगर इस बजट का समर्थन करता हूं, इसलिए नहीं करता हूं कि मैं सत्ताधारी पार्टी का सदस्य हूं, मैं इसलिए समर्थन करता हूं कि मैं अपने जीवन में जिसके लिए लड़ते आया उसकी रोशनी दिखाई पड़ रही है इस बजट में, और एक नया किरण दिखाई पड़ा है कि नए भारत का निर्माण होने वाला है। उसमें क्या नहीं है? मैं आदरणीय जेटली जी आ गए, मैं इनकी योग्यता, विद्वता, प्रतिभा, क्षमता को नमस्कार करता हूं, इनकी विद्वता को भी, लेकिन मैं इनसे प्रार्थना करूंगा। पहले कभी आया था कि 1 रुपया में 33 पैसा कम, पिछले बार आया 27 पैसा कम, इस बार आया है 24 पैसा कम। मैं कहता हूं ये कम कभी, इससे भारत को मुक्ति मिलेगी कि नहीं? मिलेगी, मिलेगी, लेकिन भारत संकल्प करे तब। ये किसान विकास पत्र लगा है, किसान विकास पत्र के लिए एक नियम बना दिया जाए। मैं उसमें अपने को भी ऑफर करता हूं कि इस देश के हर आदमी जो सरकारी खजाने से वेतन भत्ता उठाता है, वो अपने वेतन भत्ते का 1/4 किसान विकास पत्र में लगाएगा, और 20 बरस तक उसके पैसे उसमें लगे रहेंगे, और 20 बरस के बाद उस पैसा वापस होगा। इतना धन आएगा कि हिंदुस्तान का गांव स्वर्ग बन जाएगा। हम कर सकते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा सभापति महोदय, 2 मिनट में केवल अपनी बात समाप्त करूंगा, एक बात और सुना के। हमारे बहुत साथी इसमें आते हैं, वो बड़ी बड़ी बात सुनाते हैं, और वो भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और प्रखर हिंदुत्व की बात आती है तो उनको बड़ी पीड़ा होती है। ये संघ के दर्शन नहीं है, ये किसी भाजपा के नेता के नहीं है, लेकिन इसी संसद में डॉक्टर लोहिया ने भारत के इतिहास की आलोचना करते हुए बोला था, समन्वय 2 तरह का होता है, एक दास भाव का समन्वय, एक स्वामी भाव का समन्वय। पिछले 1000 बरस के इतिहास से हिंदुस्तान ने स्वामी भाव का समन्वय नहीं सीखा है, यह एक दास भाव का समन्वय रहा है। इस संबंध में मैं खाली परदेशियों को ही दोष नहीं देता, उनके सबब से जितने भी इतिहासकार हैं वे सभी जहर से बिल्कुल खुल जाते हैं। आज भारत में 2 इतिहास की स्कूल है, एक डॉक्टर ताराचंद और एक डॉक्टर मजुमदार। इन दोनों इसी समन्वय धारा के हैं, विशेषता के धारा के हैं। भारत क्या है इसको भूलकर भारत के जो विभिन्न अंग हैं उनके तरफ निगाह चली जाती है। दास भाव का समन्वय, बड़े हम उठते हैं, कहते हैं हम सांस्कृतिक समन्वय किया है, हमने सभी धर्मों के साथ समन्वय किया है। डॉक्टर लोहिया ने कहा कि भारत में अगर हमने दूसरे धर्मों के साथ सांस्कृतिक समन्वय किया है तो दास बन के समन्वय किया है, हमने स्वामी बन के समन्वय नहीं किया है। भारत में स्वामी भाव से समन्वय की धारा चलनी चाहिए, तब कहीं भारत का स्वाभिमान जगेगा, भारत की आशा पूर्ति होगी। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। और अंत में वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा, मैं पिछड़ा हूं, पिछड़ों के लिए अगर न मांगूं तो मेरे लिए मांगेगा कौन? अपने लिए मैं न मांगूं, दूसरा कोई मांगे नहीं, अपने लिए मांगे में संकोच कर जाऊं तो फिर पाऊंगा नहीं। इसलिए मैं कहता हूं, आज आजाद भारत में, भारत के सचिवालय में, केंद्रीय सचिवालय में एक भी पिछड़ी जाति और दलित जाति का सचिव नहीं है। क्यों नहीं है? इतने दिन में ये बड़े डिंग मारते हैं कि इन्होंने बहुत दिया। आज केंद्रीय सचिवालय में भारत सरकार में पिछड़ी और दलित जाति का एक भी सचिव नहीं है। आज भी बैंक के डायरेक्टर बनते हैं, उस बैंक के डायरेक्टर में 14-15 डायरेक्टर होते हैं, उसमें एक भी पिछड़ा और दलित नहीं होता है। जितने अधिवक्ता बनाए जाते हैं उनमें पिछड़े दलित को स्थान नहीं दिया जाता है। मैं प्रार्थना करूंगा अपनी बात को समाप्त करके, हिंदुस्तान के उन करोड़ों दलितों, पिछड़ों
की तरफ से मैं वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा, नरेंद्र मोदी आए हैं, नया भारत बनाएंगे। इनके आने से देश भर के पिछड़ों में एक आशा जगी कि हिंदुस्तान में पहला निर्धन निर्बल अति पिछड़ा का बेटा भारत का प्रधानमंत्री बनेगा, वो गद्दी पर आएगा, मेरे लिए कुछ करके जाएगा। आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि भारत के नौकरियों में, भारत के विश्वविद्यालयों में, भारत के सचिवालयों में, भारत के आयोग में, भारत के हर बोर्ड में, भारत के हर अंडरटेकिंग्स में पिछड़े और दलित समाज का होना चाहिए प्रतिनिधि, डायरेक्टर होना चाहिए, चेयरमैन होना चाहिए, जिससे उनको सम्मान मिले। आशा है कि सबकी पूर्ति होगी। धन्यवाद।